दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज कराने जा रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज में जो है सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है और एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृपया इसे जो है ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को देखिए ताकि एग्ज़ाम में जो है आप बेहतर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यह जीवित समुद्री कछुओं में सबसे बड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट, जेलीफिश इसका प्राथमिक भोजन है। थर्ड पॉइंट, यह उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण समुद्रों में पाया जाता है। उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए लेदरबैक टर्टल, ऑप्शन बी केम्स रिडले टर्टल, ऑप्शन सी ओलिव रिडले टर्टल, ऑप्शन डी लॉगरहेड टर्टल। तो दोस्तों, इसमें आंसर सही है लेदरबैक टर्टल। ये जो है लेदरबैक टर्टल के बारे में कहा गया है और जीवित समुद्री कछुओं में सबसे बड़ा है ये। जीवित जितने भी जो है टर्टल है उनमें लेदरबैक टर्टल जो है सबसे बड़ा है और इसका जो वजन है, इसका वजन कितना है? इसका वजन 250 से जो है 700 केजी है। सोचिए कितना ये बड़ा है टर्टल, कछुआ जो है। IUCN की रेड लिस्ट में भी ये शामिल है। IUCN की रेड लिस्ट में भी ये शामिल है, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है उसके अनुसूची 1 में शामिल है। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके जो है अनुसूची 1 में शामिल है, अनुसूची 1 में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर पद का सर्वोत्तम जो है वर्णन करता है? देखिए, तो इसमें जो है ऑप्शन जो है आपका डी सही है। यह पारिस्थितिक संकेतकों के आधार पर राजस्व साझाकरण की योजना या अंतर सरकारी हस्तांतरण का एक साधन है। ऑप्शन डी इसमें सही है। पारिस्थितिक राजकोषीय हस्तांतरण यानी इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर जो है, इसका तात्पर्य है पारिस्थितिकी संकेतकों के आधार पर किसी देश के भीतर सरकारों के बीच सार्वजनिक राजस्व के हस्तांतरण से है। यह एक प्रकार का सशर्त पर्यावरणीय भुगतान है जिसमें किसी देश में सरकार के उच्च स्तर द्वारा सरकार के निचले स्तर को भुगतान किया जाता है। इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर इसके अंतर्गत जो है पारिस्थितिकी संकेतकों जैसे संरक्षित क्षेत्र या जल संभर प्रबंधन क्षेत्र आदि के अनुसार अंतर सरकारी वित्तीय हस्तांतरण और राजस्व साझाकरण योजनाओं का एक हिस्सा वितरित किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला पॉइंट, यह एक विविधतापूर्ण कृषि प्रणाली है जो फसलों, वृक्षों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत करती है। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक कृषि को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, भारत में प्राकृतिक कृषि के तहत सबसे अधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। इसमें यह एक विविधतापूर्ण कृषि प्रणाली है। केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की प्रथम संचालन समिति की बैठक आयोजित किया गया। प्राकृतिक कृषि पारंपरिक कृषि प्रणाली है, इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट देखिए, प्राकृतिक कृषि को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि भारत में प्राकृतिक कृषि के तहत सबसे अधिक क्षेत्र MP में है, मध्य प्रदेश में है नहीं। प्राकृतिक कृषि के तहत जो है सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है गुजरात में। तो तीसरा पॉइंट हमारा गलत हो गया। प्राकृतिक कृषि के तहत जो है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो है गुजरात में, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्र गुजरात में है। गुजरात के बाद जो है दूसरा है AP आंध्र प्रदेश, जहाँ प्राकृतिक
जो कृषि है किया जाता है, इसके बाद है आपका एमपी, यानी एमपी जो है तीसरे पॉइंट पे है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, देखिए कौन सा, ऑप्शन ए जो है 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, प्राथमिक अनुक्रमण बंजर क्षेत्र में होता है जिसमें आमतौर पर ऊपरी मृदा और कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है। दूसरा पॉइंट, आग से क्षतिग्रस्त क्षेत्र में पुनः उपनिवेशीकरण प्राथमिक अनुक्रमण का एक उदाहरण है। ऑप्शन 3 देखिए, पॉइंट 3 देखिए, अनुक्रमण के दौरान बनने और विस्थापित होने वाला प्रत्येक अनुक्रमिक समुदाय एक सेरल समुदाय कहलाता है। देखिए पहला पॉइंट जो दिया है इसमें कि प्राथमिक अनुक्रमण बंजर क्षेत्र में होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक अनुक्रमण वह पारिस्थितिक अनुक्रमण है जिसमें एक नवनिर्मित क्षेत्र पहली बार प्रजातियों के समूह या समुदाय द्वारा उपनिवेशित होता है। पहले निर्जन और बंजर रहे ऐसे क्षेत्र में सामान्यतः ऊपरी मृदा और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट देखिए, आग से क्षतिग्रस्त क्षेत्र में पुनः उपनिवेशीकरण प्राथमिक अनुक्रमण का एक उदाहरण है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट जो है गलत है। तीसरा पॉइंट देखिए, अनुक्रमण के दौरान बनने और विस्थापित होने वाला प्रत्येक अनुक्रमिक समुदाय एक सेरल समुदाय होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही दिया है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ब्रिटिश पारिस्थितिक नॉर्मन मायर्स ने 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा पेश की थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 5 का देखिए, पहला पॉइंट दिया है कि किसी स्थान को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कम से कम 1500 स्थानिक जंतु प्रजातियां होना चाहिए। तो 1500 स्थानिक प्रजातियां जो दिया है गलत है। इसके अनुसार ऐसे क्षेत्र जिसमें कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पादप होने चाहिए, अर्थात वहाँ पादप जीवन का प्रतिशत इतना उच्च होना चाहिए जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाया जाता है। दूसरे शब्दों में एक हॉटस्पॉट इतना द्वितीय होता है कि उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। तो जो पहला पॉइंट दिया है ये गलत है। सेकेंड पॉइंट देखिए, भारत में केवल 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट, सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट और इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है। तो विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। किसने है? पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, पूरे जो है वर्ल्ड में, तो ये जो है 36 जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो कि पूरे हमारे जो अर्थ का जो है 2.5% है। लेकिन हॉटस्पॉट विश्व के 50% से अधिक स्थानिक प्रजातियों का आश्रय स्थल है, ठीक है। और इन 36 जो पूरे वर्ल्ड में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है, उसमें से 36 में से कितने, 4 जो है भारत में है। भारत में कितने हैं? 4 है। तो ये दिया है यहाँ पे कि भारत में केवल 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यही पॉइंट क्या है? गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी, न तो 1 सही है न तो 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नासा द्वारा शुरू किए गए EMIT एमिट मिशन का उद्देश्य है? तो देखिए ऑप्शन ए, पृथ्वी के निकट स्थित एक छोटे क्षुद्रग्रह से क्रिस्टल सामग्री का एक नमूना लाना। ऑप्शन बी, पृथ्वी पर धूल उत्पन्न करने वाले रेगिस्तानों में प्रमुख खनिजों की व्यापकता का मानचित्रण करना। ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करना और उसका अध्ययन करना। ऑप्शन डी, दूरस्थ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में उपग्रह इंटरनेट की पहुंच हेतु कवरेज प्रदान करना। तो दोस्तों इसमें जो सेकेंड पॉइंट है आपका, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट सही है कि पृथ्वी पर धूल उत्पन्न करने वाले रेगिस्तानों में प्रमुख खनिजों की व्यापक
व्यापकता का मानचित्रण करना एमिट का उद्देश्य है। एमिट, ये देखिए एमिट का मतलब क्या है, देख लीजिए पहले। एमिट, एमिट यानी अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट इन्वेस्टिगेशन मिशन ने मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में मीथेन गैस के 50 सबसे बड़े उत्सर्जकों की पहचान करने में मदद की है। बड़े उत्सर्जकों का तात्पर्य आमतौर पर जीवाश्म ईंधन, अपशिष्ट या कृषि क्षेत्र के उन कार्यस्थलों, उपकरणों और अन्य अवसंरचनाओं से है जो उच्च दर पर मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। मीथेन CH4 का उत्सर्जन, ठीक है, CH4। चलिए आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भारत का या के कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत संरक्षित है, यानी मैप के तहत संरक्षित है, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको MAB, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैप के तहत देखिए पहला दिया है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल सही है, पहला जो है शामिल है, ठीक है। दूसरा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी शामिल है। तीसरा पॉइंट दिया कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये शामिल नहीं है मैप में। चौथा दिया है सेस्टलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 7 का बी सही है, 1 और 2, यानी मैप के अंतर्गत जो है अगस्त मलाई और पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से मोटे अनाज के लाभ हैं, ठीक है। मोटे अनाज के लाभ देखिए कौन कौन सा है। ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं और CLA रोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा इनका सेवन किया जाता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट, ये विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक स्थितियों के लिए अत्यधिक अनुकूलित होते हैं तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों एवं शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से विकसित होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा देखिए, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI जियोग्राफिकल इंडेक्स निम्न होता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी सही है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से कार्य एवं पारितंत्र सेवाएं आर्द्र भूमि द्वारा प्रदान की जाती है? आर्द्र भूमि जो है कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? देखिए, आर्द्र भूमि ऐसी विशिष्ट एवं उत्पादक पारितंत्र होती हैं जहां स्थलीय और जलीय जो है पर्यावास आपस में मिलते हैं। ये कई प्राकृतिक चक्रों को बनाए रखने और विविध प्रकार की जैव विविधता को आश्रय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आपको जो है रामसर साइट्स टोटल जो है इंडिया में 75 है और आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, और ये वीडियो जो है हमने अपने चैनल पे विथ मैप अपलोड किया है। तो आप जो है समता एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए रामसर साइट, जितने राष्ट्रीय पार्क, ये सब कुछ हमने पढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए डी सही है, आंसर जो है डी सही है, जिसमें देखिए चारों ही ये जो पॉइंट दिया है सही है। आर्द्र भूमि क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है? हानिकारक अपशिष्ट को स्वच्छ एवं निस्यंदित करना, जिसमें जल से भारी धातुओं को हटाना भी शामिल है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना, बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन का शमन करना, ये पॉइंट भी सही है। भूजल पुनर्भरण का कार्य करना, जब छोटे छोटे ये जो आर्द्र भूमि है, जो झील है आर्द्र भूमि के अंतर्गत, यहाँ पर क्या होता है, ये जो है वापस जो मिट्टी के अंदर पानी की कमी है उसको भी पूरा करते हैं। पानी धीरे धीरे जो है क्या होता है, वापस जो है भूमि में जाता है और भूमिगत जो जल है उसका लेवल बढ़ता है। तो ये पॉइंट चारों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकोफिन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सबसे पहले आप देखिए इकोफिन है क्या, ठीक है। तो इकोफिन किसी जीव के एक नए वातावरण में आने पर उसके द्वारा प्रदर्शित पहली प्रतिक्रिया
या फेनोटाइप कहलाता है। जब कोई भी जीव जो है फर्स्ट टाइम मान लीजिए उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो उसका जो है क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर सब कुछ चेंज होता है और उसके द्वारा जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसी को इकोफिन या फेनोटाइप कहा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इकोफिन या जो है फेनोटाइप, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पारिस्थितिकी के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन इकोफिन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इकोफिन क्या है? इकोफिन द्वारा जो है एक जीव के ऊपर जब नए वातावरण में, ठीक है, जब नए वातावरण में एक जीव को आप लाते हैं तो उसके ऊपर जो पर्यावरण का, वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसी को जो है इकोफिन या फिनोटाइप या जो है फिनोटाइप। और जो ये प्रभाव है दोस्तों, ये जो है लंबे समय के लिए नहीं होता है, ये अस्थाई होता है, ठीक है। इसलिए जो है पहला जो पॉइंट दिया है बहुत लंबे समय तक रहता है, ये गलत हो गया। दूसरा, यह समान प्रजाति की अन्य समष्टियों के साथ जीन का आदान प्रदान करने में असमर्थ समष्टि को संदर्भित करता है, तो दूसरा पॉइंट भी गलत है, बी जो है गलत हो गया। तीसरा दिया, यह क्रोमोसोम्स में होने वाला संरचनात्मक परिवर्तन है, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स में होने वाला परिवर्तन नहीं है, ये जो है जब शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इसके वजह से होता है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, डी पॉइंट, यह किसी जीव के नए वातावरण में आने पर उसके द्वारा प्रदर्शित पहली प्रतिक्रिया या फेनोटाइप है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, लाइट मेंटल अल्बाट्रॉस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यह अंटार्कटिक सागर का एक स्थानिक समुद्री पक्षी है जो ठंडे अंटार्कटिक क्षेत्र में भोजन की खोज करता है। सेकंड पॉइंट है, इसे हाल ही में पहली बार भारत में देखा गया था। थर्ड पॉइंट, इसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची यानी रेड लिस्ट में संकटापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, लाइट मेंटल अल्बाट्रॉस नामक पक्षी को जो है ये भारत के जो है तमिलनाडु स्टेट में जो है देखा गया, और ये पहली बार देखा गया क्योंकि यह जो है अंटार्कटिक सागर का एक स्थानिक समुद्री पक्षी है और इसे एशिया में पहली बार रामेश्वरम तट तमिलनाडु के निकट देखा गया, ठीक है। तो इसमें जो है जो पहला पॉइंट था ये भी सही हो गया। सेकेंड पॉइंट, इसे भारत में देखा गया, ये भी पॉइंट सही हो गया। थर्ड पॉइंट है, इसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट यानी लाल सूची में शामिल किया गया है। तो तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसको जो है IUCN जो स्थिति है इसकी, ये संकटाशन है यानी नियर थ्रेटेंड है, तो इसमें IUCN में रखा गया है। तो ये बिल्कुल तीनों ही पॉइंट सही हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी सही है, 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पारिस्थितिक संख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला पॉइंट, यह प्रत्येक पोषण स्तर पर एक ही प्रजाति की वेष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है। सेकेंड पॉइंट, घास के मैदान और जलीय पारितंत्र में यह तरकु आकार का होता है। तीसरा पॉइंट, वन पारितंत्र में यह सीधा होता है क्योंकि यहाँ बड़े आकार के वृक्ष उत्पादक होते हैं। डी पॉइंट है, जलीय पारितंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक वेष्टियों की संख्या घटने के कारण यह सीधा होता है। जो पहला पॉइंट दिया है कि यह प्रत्येक पोषण स्तर पर एक ही प्रजाति के वेष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है, गलत, क्योंकि यह जो है प्रत्येक पोषण स्तर पर विभिन्न प्रजातियों, यहाँ जो दिया है आपका एक ही प्रजाति, यही गलत है। यहाँ हो जाएगा विभिन्न जो है प्रजातियों को जो है यह बताता है, उसके बारे में उनकी संख्या को दर्शाता है। सेकेंड पॉइंट है, घास के मैदान और बी पॉइंट दिया है, घास के मैदान और जलीय पारितंत्र में यह तरकु आकार का होता है। नहीं,
ये गलत है। घास के मैदान और जलीय पारितंत्रों में जो संख्या पिरामिड है वो सीधा बनता है। घास के मैदान और जलीय पारितंत्र में जो है पिरामिड कैसा बनता है, ये गलत दिया है, तर्कु नहीं बल्कि घास के मैदान और जलीय पारितंत्र में सीधा बनता है, तो इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। सी, वन पारितंत्र में यह सीधा होता है क्योंकि यहाँ बड़े आकार के वृक्ष उत्पादक होते हैं, तो ये पॉइंट भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका वन पारितंत्र है इसमें जो पिरामिड होता है वो दोनों तरफ संकीर्ण और बीच में चौड़ा होने के कारण एक तर्कु आकार का होता है, तो सी पॉइंट भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट डी देखिए, जलीय पारितंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक व्यष्टियों की संख्या, निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर तक व्यष्टियों की संख्या घटने के कारण यह सीधा होता है, तो डी पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हाल ही में सुर्खियों में रहे बुगुन लियो सीचला नामक पक्षी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यह एक प्रवासी पक्षी है जो अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य में विशिष्ट मौसम में पाया जाता है। यह एक प्रवासी पक्षी है, तो जो ये बुगुन लियो सीचला है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये प्रवासी पक्षी नहीं है। ये क्या है, यह एक देशज पक्षी है जो अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पहले पॉइंट में जो दिया है कि ये प्रवासी पक्षी है, दूसरे जगह से नहीं आया हुआ है, बल्कि जो है ये क्या है, ये देशज पक्षी है, मतलब वहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसलिए पहला पॉइंट गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट है, यह स्वतंत्रता के उपरांत भारत में खोजा जाने वाला पहला पक्षी है, तो ये दूसरा पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए, इसका नाम वन्य जीवों को संरक्षण देने वाले बुगुन समुदाय के सम्मान में रखा गया है, तो तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल दोस्तों सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा, 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विक्रमेश VKS रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इसे इसरो द्वारा मिशन प्रारंभ के तहत डिजाइन और विकसित किया गया। दूसरा पॉइंट, यह लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की तुलना में अधिक भार वाले पेलोड ले जा सकता है। तो पहला पॉइंट दिया है कि इसे इसरो द्वारा जो है डेवलप किया गया मिशन प्रारंभ के तहत, तो ये पॉइंट गलत है। इसे जो है इसरो के द्वारा जो है नहीं डेवलप किया गया, इसे डेवलप किया है हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, हैदराबाद बेस्ड मैंने हैदराबाद स्थित जो है कंपनी का नाम क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, इसे डेवलप किया है, इसलिए जो पहला पॉइंट है हमारा गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट, यह लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की तुलना में अधिक भार वाले पेलोड ले जा सकता है, तो बिल्कुल दूसरा पॉइंट सही है, क्योंकि जो है विक्रम प्रक्षेपण यान सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में 290 किलोग्राम से जो है 560 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। ठीक है, तो ये जो है भारत का वर्कहॉर्स जो PSLV है इस कक्षा में 1750 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। नवविकसित जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है SSLV जो छोटे वाणिज्यिक उपग्रहों को ले जाने के लिए बनाया गया है, तो यह जो है 300 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। जो SSLV है ये जो है आपका 300 ग्राम तक पेलोड ले जा सकता है, 300 kg तक जो है SSLV यानी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान पेलोड ले जा सकता है। दैट्स वाई सेकेंड पॉइंट से ये आंसर हो जाएगा बी। टिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। गिद्ध प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो पहला जो पॉइंट दिया ये गिद्ध निवासी गिद्ध नहीं है बल्कि शीतकालीन प्रवासी गिद्ध हैं, और दूसरा पॉइंट इन्हें IUCN की लाल सूची में
लिस्ट कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत संरक्षित है। यहाँ पे 4 जो है जो गिद्धों की प्रजाति दिया गया है, आपको देखना है कि ये जो ऊपर पॉइंट दिए गए हैं किस गिद्ध के बारे में है। तो सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि इंडिया में जो है यानी भारत में 9 प्रजातियां जो हैं पाई जाती हैं। गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 9 प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है, जिसमें पूर्वी सफ़ेद पीठ वाला एक गिद्ध होता है, लंबी चोंच वाला गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध, हिमालयी गिद्ध, यूरेशियन ग्रिफान, ठीक है, लाल सिर वाला भी गिद्ध है और इजिप्शियंस गिद्ध है, दाढ़ी वाले गिद्ध हैं। जो यहाँ पे दिया गया है कि ये गिद्ध निवासी गिद्ध नहीं है, ये बल्कि शीतकालीन प्रवासी गिद्ध हैं और IUCN की लिस्ट में लिस्ट कंसर्न के रूप में है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत संरक्षित है। तो किस गिद्ध के बारे में ये वर्णन है? तो ये है ऑप्शन सी, यूरेशियन ग्रिफान गिद्ध के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पाई जाने वाली मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? घड़ियाल मछली का भक्षण करने वाला मीठे जल का मगरमच्छ है, तो ये बिल्कुल पॉइंट सही है। दूसरा, मगर मीठे जल के मगरमच्छ की एक प्रजाति है जो विशेष रूप से गोदावरी डेल्टा में जो है पाई जाती है। तो दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो है सही नहीं है और यही आपको जो है पता करना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। सी पॉइंट दिया है, खारे जल में पाया जाने वाला मगरमच्छ सबसे बड़ा जीवित सरीसृप और मगरमच्छ है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। घड़ियाल जो है IUCN की लाल सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो ये पॉइंट भी सही है। यानी ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है। और आपको यही पता करना है कि कौन सा सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखिए, सिस्टोसेरका ग्रेगेरिया, नोमैडिक्रस सक्सेंटा और एनाक्रीडियम एसपी, थोड़ा नाम जो है टेढ़ा है, बट देखिए जैसी प्रजातियों का क्या महत्व है, ठीक है। वर्तमान समय में कोरोना के दौरान भारत में टिड्डियों द्वारा किया गया नुकसान चिंताजनक रहा। टिड्डियाँ एक्रीडीडे वंश से संबंधित जो है जीव हैं, ठीक है। ये टिड्डियाँ बहुभक्षी होती है और खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है के अनुसार टिड्डियों का एक औसत छोटे आकार का झुंड एक दिन में लगभग 10 हाथियों, 25 ऊँटों या 25,000 लोगों के भोजन को खा सकता है। भारत में रिपोर्ट किए गए टिड्डों में मरुस्थलीय जो टिड्डे हैं, सिस्टोसेरका ग्रेगेरिया, प्रवासी टिड्डे लोकस्ट माइग्रेटोरिया, बॉम्बे लोकस्ट, नोमैडिक्रस सक्सेंटा और ट्री लोकस्ट एनाक्रीडियम एसपी शामिल हैं। तो इसमें जो ये बातें कही गई हैं, ये सभी जो है सी, इसके ऑप्शन सी से रिलेटेड है। ये भारत में फसल वाले खेतों पर टिड्डी दल के झुंड द्वारा किए जाने वाले हमलों में शामिल प्रजातियां हैं, ठीक है। जो आपका सिस्टोरका ग्रेगेरिया है, नोमैक्रिडस सक्सेंटा और एनाक्रीडियम एसपी है, ये तीनों ही भारत में जो हमला करने वाली टिड्डी दल है उसके बारे में है। तो आंसर सी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक विशेष बायोस्फीयर रिजर्व हिमालय के पवन विमुख ढालों पर स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु, इस क्षेत्र की जो है जलवायु परिस्थितियों में अत्यधिक मौसमी बदलाव देखा गया है। इसमें पिन वैली नेशनल पार्क और किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। यह हिम तेंदुओं और आइबेक्स का पर्यावास है। चंद्रताल झील जो एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का वर्णन
किया गया है। किस जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है ये देखिए। तो ये जो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का जो दर्जा है वर्ष 2009 में दिया गया था। 2009 में जो है दिया गया था। दो हजार नौ में जो है कोल्ड बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया था। यह भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूदृश्य को दर्शाता है जो हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, और इसका विस्तार जो है उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में किन्नौर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश तक है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव अन्वेषण जैविक अन्वेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला पॉइंट, यह जैविक संसाधनों पर आधारित नए उत्पादों की खोज और उनके व्यवसायीकरण की प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, जैविक अन्वेषण से संबंध जैविक संसाधनों में रासायनिक, यौगिक, जिन और सूक्ष्मजीव शामिल है। तीसरा पॉइंट, यह नई दवाओं की खोज में सहायक हो सकता है। तो जैविक अन्वेषण का तात्पर्य जैव विविधता का अन्वेषण करने से है। जैविक संसाधनों पर आधारित नए उत्पादों की खोज और उनका व्यवसायीकरण की जो प्रक्रिया है शामिल है। तो पहला पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही हो गया। सेकंड पॉइंट है, जैविक अन्वेषण से संबंध जैविक संसाधनों में रासायनिक, यौगिक, जिन और सूक्ष्मजीव शामिल हैं। तो ये दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यह जैविक संसाधनों एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। यह नई दवाओं की खोज में भी सहायक होता है। तो जो तीसरा पॉइंट है, नई दवाओं की खोज में सहायक हो सकता है, ये पॉइंट भी सही है। और रासायनिक, यौगिक, जीन और सूक्ष्मजीव इसमें शामिल है जैविक अन्वेषण में, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाता है हमारा दोस्तों ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, महासागर के बेथी पैलेजिक जोन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यहाँ पाए जाने वाले जीव जैव संदीप्ति के कारण प्रकाशित होते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें जो है बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, आप, यह महासागर का सबसे निचला स्तर है। यह महासागर का सबसे निचला स्तर है। दूसरा पॉइंट जो है गलत है। तीसरा, यहाँ पाए जाने वाले समुद्री जीव प्रकाश के अभाव में अधिकांशतः काले या लाल रंग के होते हैं। तीसरा पॉइंट सही है, यानी पहला पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा 1 एंड 3 देखिए किसमें है, ऑप्शन बी। टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखिए, यह जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के सीमा पारीय आवागमन को विनियमित करता है। दूसरा पॉइंट, यह प्रोटोकॉल जीवित संशोधित जीवों पर सूचना के आदान प्रदान की सुविधा के लिए बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस स्थापित करता है। पहला पॉइंट जो दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के सीमा पारीय आवागमन को विनियमित करता है, तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। जैव सुरक्षा पर जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, जैविक विविधता पर कन्वेंशन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संधि है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के एक देश से दूसरे देश में आवागमन को नियंत्रित करता है। तो पहला पॉइंट सही हो गया। सेकंड पॉइंट, यह प्रोटोकॉल जीवित संशोधित जीवों पर सूचना के आदान प्रदान की सुविधा के लिए बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस स्थापित करता है। तो दूसरा पॉइंट भी दोस्तों सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो है सी सही है, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपायरेसी को रोकने के लिए भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए हैं। पहला पॉइंट देखिए, बायोपायरेसी का मतलब क्या है। स्वदेशी लोग किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, या उनके जो नॉलेज है स्वदेशी लोगों का, उनका फ़ायदा जो है कोई डेवलप्ड कंट्री या कोई दूसरा उठा रहा है पेटेंट के नाम पर, जो है इसी को बोलते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी को रोकने के लिए जो है भारत ने कदम उठाया। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का ये सदस्य भी है, और इसके लिए भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002, भारत ने क्या किया,
जैव विविधता अधिनियम 2002 इसको जो है बनाया। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट दिया है बिल्कुल सही हो गया, दूसरा भी सही है। तीसरा है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेज तैयार करती है और इसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराती है। तो तीनों ही पॉइंट सही है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। पहला हॉक्सबिल कछुआ है, सेकंड हिमालयन ग्रिफन गिद्ध है, और थर्ड जो है खारे पानी वाले मगरमच्छ हैं। उपयुक्त में से कौन सी प्रजाति या प्रजातियां IUCN की लाल सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है, लिस्टेड है? हॉक्सबिल कछुआ जो है IUCN की लाल सूची में जो है क्रिटिकली एंडेंजर के रूप में सूचीबद्ध है। विश्व भर के लगभग 70 देशों में ये नेस्टिंग करते हैं, अंडे देते हैं। इनको परिपक्व होने में काफ़ी समय अर्थात लगभग 25 वर्ष लगते हैं। IUCN की लाल सूची में स्थित क्रिटिकली ये एंडेंजर्ड है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है ये। तो पहला पॉइंट दोस्तों, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, हॉक्सबिल जो है कछुआ, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम MARS के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला ने COP27 में मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम का MARS का शुभारंभ किया। ठीक है, पहला पॉइंट जो दिया है इसमें, यह एक नई उपग्रह आधारित प्रणाली है जो मीथेन के बड़े स्रोतों के बारे में सरकारों, कंपनियों और ऑपरेटरों को सतर्क करेगी। तो बिल्कुल सही है, मार्स प्रणाली को ग्लोबल मीथेन प्लेज एनर्जी पाथवे के फ्रेमवर्क के तहत डेवलप किया गया है। इसे यूरोपीय आयोग, अमेरिकी सरकार, ग्लोबल मीथेन हब और बेजोस अर्थ फंड से प्रारंभिक फंड प्राप्त हुआ। MARS यानी मार्स की मदद से UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, UNEP कंपनियों द्वारा रिपोर्ट किए गए उत्सर्जन की पुष्टि कर सकेगा और समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कर सकेगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये जो है बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसे IMO द्वारा जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से जो है कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए जो है दूसरा पॉइंट गलत है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, वन्य जीवन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण क्षेत्र की तुलना में इलाका व्यापक भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो जो पहला पॉइंट में दिया है कि पर्यावरण क्षेत्र की तुलना में जो इलाका होता है व्यापक भौगोलिक क्षेत्र होता है, ये दोस्तों पॉइंट गलत है। व्यापक नहीं होता है, बल्कि ये जो है अपेक्षाकृत छोटा जो है होता है। ये जो है एक छोटा एरिया होता है। इलाका एक ऐसा सुरक्षित स्थान होता है जिसमें छोटे या अल्पसंख्यक जंतु बिना किसी डर के पलते बढ़ते हैं। इन इलाकों के केंद्र में सामान्यतः एक प्रजनन या नेस्टिंग क्षेत्र होता है। जानवरों के इलाके अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और कुछ जीव केवल समागम ऋतु के दौरान ही अपने इलाकों की रक्षा करते हैं। तो पहला पॉइंट व्यापक नहीं है, ये जो है अपेक्षाकृत छोटा है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड है, एक जानवर अपने इलाके को आवागमन ध्वनि या गंध का उपयोग करके चिन्हित करता है। बिल्कुल, आपने भी देखा होगा कि जो भी जानवर होते हैं, जैसे मान लीजिए कुत्ते, ये तो जिस एक प्रॉपर इलाके में रहते हैं तो वहाँ के ध्वनि या गंध इसका जो है प्रयोग करके वो उस इलाके में ही आवागमन ज़्यादातर करते हैं। तो ऐसे ही अन्य जीव हैं, जैसे आपका टर्टल भी हो गया, तो जिस समुद्री किनारे होते हैं वहीं पर जो है वो अंडे देते हैं और वहीं पर जो है उनका डेवलपमेंट होता है। तो एक जानवर अपने इलाके को अच्छी तरीके से जो है उसके गंध के द्वारा, ध्वनि और आवागमन
की पहचान रखता है और उसे चिन्हित करता है। तो सेकेंड पॉइंट बिल्कुल आपका जो है दोस्तों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 26। जैव आवर्धन घटित होने के लिए प्रदूषक में निम्नलिखित में से कौन से गुण अवश्य होने चाहिए? ठीक है, पहला दिया है कि पॉइंट 1 लंबी जैविक अर्ध आयु, सेकंड पॉइंट गतिशीलता, थर्ड पॉइंट जैविक रूप से निष्क्रिय और चौथा पॉइंट है जल में घुलनशील होना और पांचवा पॉइंट है वसा में घुलनशील होना। देखिए पहला दिया है एक लंबी जैव अर्ध आयु, ये पॉइंट बिल्कुल सही है पहला जो है। दूसरा गतिशीलता, बिल्कुल जैव आवर्धन जो घटित होता है वहाँ गतिशीलता होगा। तीसरा जैविक रूप से निष्क्रिय जो है, तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, ये जो पॉइंट दिया है तीसरा क्या है, ये गलत है। चौथा पॉइंट है जल में घुलनशील होना, ये भी गलत है। पांचवा पॉइंट है ये जो है वसा में घुलनशील होना है, आपका जो है वसा में घुलनशील होना, ये पॉइंट सही है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1, 2 और 5। जैविक रूप से सक्रिय यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जो जैविक प्रक्रियाओं को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि इससे शरीर की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त जैव आवर्धन की क्रिया के लिए प्रदूषक जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए। प्रदूषक जल में घुलनशील नहीं होना चाहिए लेकिन वसा में घुलनशील होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, DDT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यद्यपि पृथ्वी छठे सामूहिक विलोपन का सामना कर रही है जो मानव जनित है, परंतु पिछले 5 सामूहिक विलोपनों के कारण प्राकृतिक थे। विगत सामूहिक विलोपनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, पहला सामूहिक विलोपन एक क्षुद्र ग्रह के टकराव का परिणाम था। सेकंड पॉइंट है पांचवा सामूहिक विलोपन लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। थर्ड पॉइंट है ट्राइएसिक जुरासिक काल में हुए सामूहिक विलोपन का कारण ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। इसमें दिया है पहला सामूहिक विलोपन एक क्षुद्र ग्रह के टकराव का परिणाम था, जो कि गलत है, क्योंकि जो पहला सामूहिक विलोपन हुआ था वो एंड-आर्डोविशियन के वजह से हुआ और यह लगभग जो है 443 मिलियन जो है वर्ष पहले हुआ। और इसमें क्या हुआ, गंभीर हिमयुग के कारण समुद्र का जो जल स्तर है वो 100 मीटर तक गिर गया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी प्रजातियों की 60 से 70% जीव क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ये प्रजातियां मुख्य रूप से महासागरों में रहने वाली थी। ज़्यादा नुकसान जो है जो महासागर में रहने वाली प्रजातियां थी उनको हुआ। इसलिए जो पहला पॉइंट दिया गया कि क्षुद्र ग्रह के टकराव के वजह से ये हुआ था विलोपन, तो ये गलत है। दूसरा पॉइंट देखिए, पांचवा सामूहिक विलोपन लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, ये बिल्कुल सही है। जो पांचवा सामूहिक विलोपन हुआ उसको हम बोलते हैं क्रिटेशियस टर्शियरी युग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पांचवे को, इसको बोलते हैं क्रिटेशियस टर्शियरी। अभी देखिए इसमें क्या हुआ, यह पांचवा सामूहिक विलोपन था जो लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ये घटना घटित हुई। वर्तमान भारत के क्षेत्र में एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के ठीक बाद वर्तमान मेक्सिको के क्षेत्र पर एक विशाल क्षुद्रग्रह के टकराने के कारण डायनासोर और अमोनोइडिया विलुप्त हो गए। इसका लाभ क्या हुआ, जो मैमल हैं, स्तनधारी हैं और मनुष्यों को हुआ। तो इसलिए दूसरा पॉइंट सही है। तीसरा दिया है ट्राइएसिक जुरासिक काल में हुए सामूहिक विलोपन का कारण ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। तो ट्राइएसिक जुरासिक ये चौथा सामूहिक विलोपन था जो लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ और इसमें 3/4 प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और ऐसा माना जाता है कि इस विलोपन का कारण भी एक अन्य विशाल ज्वालामुखी विस्फोट था। इससे पृथ्वी पर डायनासोरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थितियां निर्मित हो गई। आपने दोस्तों जुरासिक पार्क मूवी देखा होगा, तो देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या सही है, 2 और 3 सही है। देखते हैं कि ऑप्शन किस में दिया है ये, ऑप्शन सी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी में है, UNEP। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ। तो बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया है कि इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है, ये पॉइंट भी सही है, यानी ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी, टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कच्चा लोहा यानी पिग आयरन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिए इल्मेनाइट को पिघलाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, इसमें निम्न कार्बन की मात्रा इसे भंगुर और प्रत्यक्ष अनुप्रयोगों के लिए अनुपयोगी बनाती है। सेकंड पॉइंट गलत है। देखिए, कार्बन की उच्च मात्रा इसे भंगुर और कुछ अनुप्रयोगों को छोड़कर अन्य अनुप्रयोगों में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग हेतु अनुपयोगी बनाती है। ठीक है, इसलिए जो है ये दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा है कि चीन कच्चे लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल चीन जो है पिग आयरन का, कच्चे लोहे का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, जहाँ पर दिया हो सही नहीं है, नहीं वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। श्वसन क्रिया अप्रकाशित क्षेत्र में होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, सही है। दूसरा देखिए, वेलांचली क्षेत्र झील का सबसे गर्म क्षेत्र है, ये भी पॉइंट सही है। सी दिया है, नेक्टन छोटे जीव होते हैं जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं। सी दिया है, नेक्टन जीव छोटे होते हैं जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, ये गलत है। ये अपेक्षाकृत बड़े और शक्तिशाली होते हैं। सी के बारे में क्या दिया, नेक्टन जीव छोटे जीव होते हैं और जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, छोटे नहीं होते हैं, बल्कि जो नेक्टन जीव है अपेक्षाकृत बड़े और शक्तिशाली होते हैं। इसलिए दोस्तों क्या है, ये जो है पॉइंट गलत है। सरोवरी क्षेत्र में पादप लोग और प्राणी प्लवक बहुतायत होते हैं, तो ये भी सही है। तो जो सही है वो नहीं बताना है, यहाँ क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 देखिए, हाल ही में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 22 के 26वें संस्करण का समापन हुआ। निम्नलिखित में से कौन से देश मालाबार अभ्यास में भाग लेते हैं। तो मालाबार में जो है देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीनों ही जो है भाग लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज में। भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम इसमें भाग नहीं लेता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सही बी, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो अभ्यास और भी होते हैं, युद्ध अभ्यास और ब्रज प्रहार होता है। भारत और जापान के बीच में जो है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 32, टुंड्रा बायोम के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, स्तनधारियों के शरीर का आकार बड़ा तथा पूंछ और कान छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो पॉइंट दिया है टुंड्रा बायोम के बारे में कि स्तनधारियों के शरीर का आकार बड़ा तथा पूंछ और कान छोटे होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट देखिए, टुंड्रा क्षेत्रों में वार्षिक रूप से 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आमतौर पर टुंड्रा क्षेत्रों में वार्षिक रूप से 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यहाँ दिया है 75 सेंटीमीटर से अधिक, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है आपका, निम्न अक्षांशों पर टुंड्रा बायोम नहीं पाया जाता है। बिल्कुल, ये देखिए, ये भी गलत है। निम्न अक्षांशों पर टुंड्रा बायोम नहीं पाया जाता है, निम्न अक्षांशों पर भी जो है टुंड्रा बायोम पाया जाता है, तो इसलिए ये पॉइंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। केवल इसमें ऑप्शन पहला सही है, ए, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन के संदर्भ में किसी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल नामित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं। पहला पॉइंट, वह आर्द्र भूमि वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज अथवा थ्रेटेंड पारिस्थितिक समुदायों को आश्रय प्रदान करती है।
दूसरा पॉइंट, वह आर्द्रभूमि नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलीय पक्षियों को आश्रय प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट, वह आर्द्रभूमि नियमित रूप से जलीय पक्षी की एक प्रजाति या उपप्रजातियों की समष्टि में से कम 10% व्यष्टियों को आश्रय प्रदान करती है। देखिए पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, आर्द्रभूमि वल्नरेबल, एंजेंडर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज या थ्रीटेंड जो पारिस्थितिक समुदायों को आश्रय देती है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, वह आर्द्रभूमि नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलीय पक्षियों को भी आश्रय देती है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा बोल रहा है कि वह आर्द्रभूमि नियमित रूप से जलीय पक्षी की एक प्रजाति या उपप्रजातियों की समष्टि में से कम 10% व्यष्टियों को आश्रय देती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों इसमें जो है गलत है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, गलत है, क्योंकि ये 1%, 10% नहीं बल्कि 1% व्यष्टियों को आश्रय देती है, ठीक है। तो इसके वजह से गलत है, 10% नहीं होगा। अगर ये 1% होता तो सही हो जाता। यहाँ पे 10 जो % दिया है गलत है, 1% होता तो आंसर तीसरा भी सही होता। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, 1 और 2 किसमें है, ऑप्शन बी, टिक कीजिए। और नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला पॉइंट, पादपों या जंतुओं द्वारा वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन का पोषक तत्व के रूप में उपयोग किए जाने से पहले इसे अमोनिया या नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। प्रक्रिया है जिसके द्वारा नाइट्रोजन मृदा से निकलकर नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड गैस के रूप में वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है, यानी वापस जो है वायुमंडल में चला जाता है ये विनाइट्रीकरण चरण के दौरान, क्योंकि नाइट्रोजन मृदा से निकलकर नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड गैस के रूप में वायुमंडल में जो है क्या होती है, मिल जाती है जाकर के। तो सेकंड पॉइंट भी सही है, ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, रीसैट उपग्रह श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, यह इसरो द्वारा निर्मित भारतीय रडार इमेजिंग टोही उपग्रहों की एक श्रृंखला है। तो पहला जो पॉइंट दिया है ये जो है बिल्कुल सही है, यह इसरो द्वारा निर्मित भारतीय रडार इमेजिंग टोही उपग्रहों की एक श्रृंखला है। रीसेट यानी रडार जो है इमेजिंग सैटेलाइट, इसके द्वारा निर्मित भारतीय रडार इमेजिंग टोही उपग्रहों की एक श्रृंखला है, इसलिए पहला जो पॉइंट है सही है। सेकंड पॉइंट दिया है आपको, रीसेट 2 भारत का पहला स्वदेशी ऑल वेदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। तो सेकंड जो पॉइंट दिया है वो गलत है। भारत ने अप्रैल 2009 में रीसेट 2 को लॉन्च किया। जो रीसेट 2 है इसको इंडिया ने कब लॉन्च किया, इसको जो है 2009 में जो है लॉन्च किया। यह इस श्रृंखला का कक्षा में पहुंचने वाला पहला उपग्रह था। बड़े स्तर पर निगरानी उद्देश्यों के लिए इसे इजराइल से 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा गया। इस उपग्रह ने आपदा प्रबंधन अनुप्रयोगों के लिए इसरो की क्षमता में वृद्धि की, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट गलत है, ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा, 35 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, पीटलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, ये सबसे बड़े प्राकृतिक स्थलीय कार्बन भंडार हैं। पहला पॉइंट ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, पीटलैंड में वर्ष भर जल भराव की स्थिति पादपों के अपघटन की प्रक्रिया को बढ़ाती है। वर्ष भर जल भराव की स्थिति के कारण पादपों के अपघटन की प्रक्रिया इस हद तक धीमी हो जाती है कि मृत पादप संचित हो जाते हैं, जिससे पिट का निर्माण होता है। पीटलैंड परिदृश्य समाक्षादी दलदल परिदृश्य से लेकर खुली और वृक्षविहीन वनस्पति के साथ विविध प्रकार के होते हैं, इसलिए जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है अपघटन की प्रक्रिया को बढ़ाती है, ये गलत है। तीसरा पॉइंट है, ये उत्तरी गोलार्ध के बोरियल और उप स्तर, तीसरा पॉइंट है ये उत्तरी गोलार्ध के बोरियल और उप उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे सामान्य रूप से पाए जाते हैं। पीटलैंड उत्तरी गोलार्ध के बोरियल और उप उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा देखिए,
1 और 3, यानी ऑप्शन जो है सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत में वन्यजीवन के संदर्भ में, भारत में वन्यजीवन के संदर्भ में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में से किनमें हिम तेंदुआ पाया जाता है? ठीक है, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, हमीस राष्ट्रीय उद्यान। देखिए तो ये जो है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह है आपका जो है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पाया जाता है। हमीस राष्ट्रीय उद्यान ये जो है आपका लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में है, यहाँ पे पाया जाता है आपका हिम तेंदुआ जो है। दोस्तों नेशनल पार्क का वीडियो जो है हमने अपलोड किया है विथ मैप काफ़ी डिटेल में, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जो है जाइए चैनल के ऊपर समता अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको नेशनल पार्क से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 3 और 4, यानी ऑप्शन जो है सी सही है, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित पर्यावरणीय आंदोलनों को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। पहला है सेव साइलेंट वैली आंदोलन, ठीक है, पहला पॉइंट दिया है सेव साइलेंट वैली आंदोलन, सेकंड नर्मदा बचाओ आंदोलन, और तीसरा है अपीको आंदोलन जो है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जो कि आप स्टार मार्क लगा लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। निम्नलिखित पर्यावरणीय आंदोलनों को उनके घटित होने यानी प्रारंभिक वर्ष के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिए सेव साइलेंट वैली जो आंदोलन है 1977 में, ये जो है केरल में हुआ। कहाँ पे हुआ? केरल में हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत 1977 में गैर सरकारी संगठन केरल शास्त्र साहित्य परिषद के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, नर्मदा नदी पर कई बड़ी जो बांध बनाए जा रहे थे, तो स्थानीय लोग जैसे आदिवासी हैं, किसान हैं, पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ता जो है इसमें शामिल थे। और इस आंदोलन से मेघा पाटकर का नाम आपने जो है सुना होगा, काफ़ी जो है चर्चा में रहा। ये आंदोलन जो है 1985 में हुआ। नेक्स्ट देखिए अपीको आंदोलन, ये कर्नाटका में हुआ। कर्नाटका में अपीको मतलब होता है गले लगाना। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, पेड़ों से जो है लिपट गए ताकि जो है इसको कोई काट ना सके, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने विरोध किया सरकार का जो है। तो अपीको आंदोलन ने पूरे दक्षिण भारत में एक नई चेतना को जन्म दिया। यह आंदोलन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा हुआ बताइए। तो सबसे पहले जो आपका सेव साइलेंट वैली 1973 आएगा। एक के बाद क्या आ जाएगा? एक के बाद जो है तीसरा आ जाएगा अपीको 1983, और फिर 2 आएगा, यानी 1 3 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 3 2 किस में है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखिए 39, पर्यावरण और आवास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है सभी आवास पर्यावरण होते हैं, लेकिन सभी पर्यावरण आवास नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी पर ऐसा कोई प्राकृतिक आवास नहीं है जिसमें केवल एक प्रजाति निवास करती हो, बिल्कुल सही। सेकेंड पॉइंट है पर्यावरण आवास की विशेषताओं को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसमें तीनों ही जो पॉइंट दिया है, तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है, कि सभी जो है आवास पर्यावरण होते हैं लेकिन सभी पर्यावरण आवास नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट, पृथ्वी पर ऐसा कोई प्राकृतिक आवास नहीं है जिसमें केवल एक प्रजाति निवास करती हो। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण आवास की विशेषताओं को नियंत्रित करता है। तो तीनों ही पॉइंट सही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर सही है हमारा डी, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों जो है 40, मध्य एशियाई उड़ान मार्ग CAF के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट दिया है CAF प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन के तहत निश्चित किए गए उड़ान मार्गों में से एक है। CAF यानी सेंट्रल एशियन फ्लाई वे, ये जो है आर्कटिक और हिंद महासागरों के बीच यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र और संबंधित जो है द्वीप श्रृंखलाओं को कवर करता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है ये सही है। सेकंड पॉइंट है CAF यानी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, मध्य एशियाई उड़ान मार्ग।
मध्य यूरेशिया के स्टेपी और ठंडे रेगिस्तान इसमें शामिल हैं। तो सेकंड पॉइंट भी इसमें बिल्कुल सही है। मध्य एशियाई उड़ान मार्ग प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन के तहत निश्चित किए गए 9 उड़ान मार्गों में से एक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट भी सही था। दूसरा पॉइंट है कि CAF के प्रवास मार्गों में मध्य यूरेशिया के स्टेपी और ठंडे रेगिस्तान तथा हिमालय पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग शामिल है, इसलिए कथन दूसरा भी क्या है, सही है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सॉफ्ट लोन पद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ये सॉफ्ट लोन के बारे में है। तो सबसे पहले देखिए सॉफ्ट लोन होता क्या है। पड़ोसी देशों के लिए भारत के सॉफ्ट लोन की राशि पिछले 8 वर्षों में लगभग $3 बिलियन से बढ़ा करके जो है 15 बिलियन कर दिया गया है। जो भी हमारे नेबरिंग कंट्री हैं उनके लिए जो है जो लोन है वो पिछले 8 वर्षों में लगभग $3 बिलियन से बढ़ाकर लगभग $15 बिलियन कर दिया गया है। सॉफ्ट लोन ब्याज रहित, इसीलिए तो इसको सॉफ्ट लोन कहा गया है। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। सॉफ्ट लोन ब्याज रहित या ब्याज दर से बहुत ही कम ब्याज अगर लिया भी जा रहा है तो बहुत ही कम ब्याज वाला ये ऋण होता है, लोन होता है। इसे सॉफ्ट फाइनेंसिंग या रियायती फंडिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सॉफ्ट लोन में जो शर्तें होती है काफ़ी उदार होती हैं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट दिया एक ब्याज रहित या ब्याज दर से कम ब्याज वाला ऋण होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये जो है ऑप्शन। नेक्स्ट है यह अनन्य रूप से विदेश में शिक्षा के उद्देश्य के लिए लिया गया ऋण है। तो दूसरा पॉइंट जो है गलत है, ये जो है शिक्षा के उद्देश्य के लिए नहीं ऋण है। थर्ड पॉइंट देखिए यह किसी बैंक द्वारा दूसरे बैंक से लिया गया अल्पकालिक ऋण है, ये भी गलत है। ये कंट्री द्वारा जो है दूसरे को दिया जा रहा है। डी यह एक ऐसा ऋण होता है जो किसी व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट लाइन सुविधा के रूप में किसी विशेष सीमा तक धन उधार देने की अनुमति देता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, सॉफ्ट लोन जो है अक्सर बहुराष्ट्रीय विकास बैंकों, विश्व बैंक के सहयोगी अथवा संघीय सरकारों द्वारा उन विकासशील देशों को दिए जाते हैं जो बाजार दर पर उधार लेने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत नहीं है। प्रायः सॉफ्ट लोन न केवल विकासशील देशों को सहायता देने के तरीके के रूप में पेश किए जाते हैं बल्कि उनके साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी भी गलत हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस विद्रोह ने छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियों के खुंट कट्टी अधिकार बहाल किए तथा बेत बेगारी प्रथा को प्रतिबंधित किया। तो उलगुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे है नागपुर क्षेत्र में जनजातियों के खुट कंटी अधिकार बहाल किए तथा बेत बेगारी प्रथा को प्रतिबंधित किया। तो ये जो है उलगुलन विद्रोह, स्थानीय अधिकारियों द्वारा जनजातीय लोगों के शोषण के जो है खिलाफ उलगुलान या महान विद्रोह नामक एक आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन जो है सी सही है इसमें। तो जो जनजातियों के खुट कंटी अधिकार है ये संबंधित है उलगुलान विद्रोह से जो है। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन सी टिक कीजिए, ऑप्शन जो है सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, किसी पारिस्थितिक तंत्र की नेट प्राथमिक उत्पादकता हमेशा उसकी सकल प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, प्राथमिक उत्पादकता पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करती है। सेकेंड पॉइंट भी सही है कि प्राथमिक उत्पादकता जो है पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44, संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट, ये केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले क्षेत्र है। सेकेंड पॉइंट, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से सटे क्षेत्रों और एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ने वाले क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति मुख्य वन जीव संरक्षण को, थर्ड पॉइंट है संरक्षण रिजर्व
प्रबंधन समिति मुख्य वन्य जीव संरक्षक को संरक्षण रिजर्व के संरक्षण, प्रबंधन और रखरखाव की सलाह देता है। ठीक है। 44 देखिए, इसमें देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 44, संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, ये केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले क्षेत्र हैं, तो बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट सही है। दूसरा दिया है राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से सटे क्षेत्रों और एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ने वाले क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित नहीं किया जा सकता है, तो दूसरा पॉइंट गलत है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से सटे हुए जो भी क्षेत्र है या संरक्षित क्षेत्र है, सरकार जो है उसको जो है रिजर्व में घोषित कर सकती है। राज्य सरकार जो है स्थानीय समुदायों के से परामर्श करके सरकार के स्वामित्वाधीन किसी भी क्षेत्र को, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से सटे हुए जो भी क्षेत्र है और संरक्षित क्षेत्र को जोड़ सकती है। तो इसलिए जो है ये गलत पॉइंट हो गया कि नहीं जो है रिजर्व घोषित कर सकती है, कर सकती है। तीसरा पॉइंट है संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति मुख्य वन्य जीव संरक्षण को संरक्षण रिजर्व के संरक्षण, प्रबंधन और रखरखाव की सलाह देती है, तो तीसरा पॉइंट भी सही हो गया। यानी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है सी सही है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, हिमालय ग्रे लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यह पत्ती खाने वाले बंदरों की एक प्रजाति है, हिमालयी ग्रे लंगूर, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे IUCN की सूची एंडेंजर्ड प्रजातियों की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो दूसरा पॉइंट भी सही है। हिमालयी जो ग्रे लंगूर या चंबा का पवित्र लंगूर एक कोलोबीन है, जिसका अर्थ पत्ती खाने वाला बंदर, इसलिए जो है पहला पॉइंट सही है। इसे विश्व स्तर पर एक लुप्त प्राय प्रजाति माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में इसकी आबादी के केवल 1500 वयस्क लंगूर सदस्य या बचे हुए हैं, तो ये सदस्य 15-20 समूहों में पाए जाते हैं, दूसरा पॉइंट भी सही है। और इसे IUCN की जो है एंडेंजर्ड जो है प्रजाति में रखा गया है, तो दोनों ही पॉइंट सही हो गया। ऑप्शन देखिए सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन है जहां बाघ रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह एंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिनों को आश्रय देता है, यस, दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट देखिए, यह भारत का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि है जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है, तो तीसरा पॉइंट जो है गलत है, तीसरा पॉइंट जो है गलत है, क्योंकि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी आर्द्रभूमि की सूची पर आर्द्रभूमि साइटों का एक रजिस्टर है। इसे रामसर सूची के हिस्से के रूप में बनाए रखा गया है सुंदरवन को। भारत के केवल 2 आर्द्रभूमि हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट इसलिए गलत हो गया, सुंदरवन जो है इसमें शामिल नहीं है। तो 1 और 2 देखिए, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, नील कुरिंजी फूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में विस्तृत बुग्याल घास के मैदानों में पाई जाने वाली एक झाड़ी है, तो पहला जो पॉइंट दिया है दोस्तों ये गलत है। ये जो है नील कुरिंजी कहाँ पाया जाता है? नील कुरिंजी जो है आपका केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जो पश्चिमी घाट है, तमिलनाडु का जो है जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न जो है घाट है, ठीक है, वेस्टर्न जो घाट है वहाँ ये पाया जाता है। इसलिए जो पहला दिया हुआ है कि फूलों की घाटी यानी कि कहाँ, ये उत्तराखंड बता रहा है, लेकिन ये गलत है, उत्तराखंड में नहीं है। जो नील कुरिंजी फूल है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पाया जाता है, तो पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, यह 12 वर्षों में केवल एक बार खिलता है, यह फूल 12 वर्षों में एक बार खिलता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, तो दूसरा जो है केवल सही है, पहला गलत दूसरा सही। ऑप्शन टिक कीजिए बी, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48, कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत कृषि और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक मात्र कार्यक्रम है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट दिया है, इसकी जो स्थापना है UNFCCC, ठीक है, UNFCCC के तहत 2022 में आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन COP27 में किया गया। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों गलत है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो KJWA, ठीक है, KJWA के तहत जो है किया गया। KJWA को 2017 में फिजी में पक्षकारों के 23वें सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC में कृषि पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक नई प्रक्रिया के रूप में शुरू किया गया। एक बार और देखिए, इसकी स्थापना जो है KJWA यानी कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर के तहत 2017 में, कब 2017 में फिजी में पक्षकारों के 23वें सम्मेलन COP में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC में चर्चा के बाद किया गया। इसलिए जो है ये जो 2022 दिया हुआ है गलत है, ये 2017 में, तो आंसर हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 49 का दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना? ये जो है 1972 में, ठीक है। संरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें मानवीय हस्तक्षेप अथवा संसाधनों का दोहन सीमित होता है। यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के लिए दिए गए वर्गीकरण संबंधी दिशा निर्देशों में किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है, जैसे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व। वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना नहीं किया जा सकता है। यह बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। सेकेंड पॉइंट दिया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना टाइगर रिजर्व की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये गलत है। टाइगर रिजर्व की सीमाओं में कोई परिवर्तन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया है, लेकिन अनुमोदन की जो शक्ति है, पावर है, वो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पास होती है। इसलिए जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों सही नहीं है, पहला बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, सामुदायिक रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार इन क्षेत्रों की घोषणा करती है। सामुदायिक रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वर्ष 2002 में किए गए संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अधिनियम की धारा 36C में सामुदायिक रिजर्व की घोषणा और इसके प्रबंधन के संबंध में वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार जीवों, वनस्पतियों तथा पारंपरिक या सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों एवं प्रथाओं की रक्षा के लिए किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को सामुदायिक रिजर्व घोषित कर सकता है। तो राज्य सरकार दिया है, कर सकता है राज्य सरकार। यहाँ दिया है कि केंद्र सरकार इनकी घोषणा करती है, इसलिए पहला पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड, ये क्षेत्र किसी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा नहीं होने चाहिए, तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल जो है सही है। तीसरा देखिए, निजी और सामुदायिक दोनों क्षेत्रों को सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया जा सकता है, ये पॉइंट भी सही है। तो ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस पार्ट में जो है हम 50 क्वेश्चन देखें। वीडियो आपको कैसा लगा? आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।